नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के कनखल स्थित श्री कृष्ण आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में समलैंगिक धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई, तो वहीं सीएम धामी ने साधु संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। बता दें कि 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। 28 मई को देश की संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में भी सीएम धामी शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये खबर आपको बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट है? जी जागृति, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें वह कल नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करेंगे और इसके साथ ही अगले दिन वह जो संसद में की नई बिल्डिंग है उसके उद्घाटन समारोह में वह शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात की उम्मीद जरूर रहती है। तमाम सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। 3 दिवसीय दौरा है, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लगातार यह चर्चाएं हो रही थी कि कैबिनेट बंटवारे पर भी बात हो सकती है, तो हो सकता है सूत्र ये बता रहे हैं कि कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर जो कैबिनेट का बंटवारा है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह दिल्ली रवाना होंगे। कुछ देर बाद ही उनका कार्यक्रम दिल्ली का रखा गया है और वो तमाम लगभग 3 दिन दिल्ली में रहेंगे और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी यह दौरा माना जा रहा है। कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करेंगे और तमाम सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रखे गए हैं। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे, इसके अलावा जो संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना है उसमें भी वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वो और किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं? जी जानते कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी हो जा रहा है। तमाम सारे नेता जो है केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करने की बात निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो किन किन नेताओं से मिलेंगे, लेकिन उनका जो तमाम सारा कार्यक्रम 3 दिवसीय रखा गया है, इसमें से एक कार्यक्रम यह भी है कि वह कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड विकास में तमाम सारी चर्चाएं होंगी। इसके साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, उस विषय पर पार्टी आलाकमान से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं। तो तमाम सारे कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। 3 दिवसीय दौरा है, आज से वह दिल्ली में मौजूद रहेंगे, तमाम सारे कार्यक्रमों में वह प्रतिभाग करने वाले हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के विकास को लेकर तमाम सारी चर्चाएं केंद्रीय मंत्रियों से उनके साथ होने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये खबर आपको बता दी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, तो वह इस दौरान जहां वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, इसके अलावा वो संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं नरेंद्रनगर में G20 की बैठक में सम्मिलित होने आए विभिन्न देशों के डेलीगेट्स के समक्ष गाला डिनर के दौरान उत्तराखंड की आध्यात्मिकता, तीर्थाटन और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत राष्ट्रगान, डेलीगेट्स और मुख्य अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन से की गई। आध्यात्मिकता और तीर्थाटन के प्रस्तुतिकरण में जहां योग, गंगा आरती दर्शन, चारधाम तीर्थ यात्रा, महासु देवता वंदना तथा स्थानीय देवी देवताओं की देव डोलियों का प्रस्तुतिकरण दिया गया, तो वहीं सांस्कृतिक विरासत में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी संस्कृति का प्रस्तुतिकरण दिया गया। विभिन्न देशों से G20 बैठक में पधारे डेलीगेट्स उत्तराखंड की देवभूमि की विशिष्ट परंपरा और सांस्कृतिक उत्कृष्टता से उत्साहित दिखे।
तो उत्तराखंड में कई जिलों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी है। तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश होने के आसार बने हुए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए हेमकुंड साहिब और केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। हेमकुंड साहिब और केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण रोक दिया गया है। तो वहीं 1000 तीर्थयात्रियों को घांघरिया से गोविंद घाट भेजा गया है। अटलाकुड़ी से हेमकुंड तक 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है। तो बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बर्फबारी को देखते हुए जहां हेमकुंड और केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगाई गई है, पंजीकरण फिलहाल रोक दिए गए हैं। आपको बता दें कि जहां अटलाकुड़ी से हेमकुंड तक 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है? जी जागृति, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि देहरादून पौड़ी में अभी बहुत ज्यादा काफी तेज संख्या में काफी तेज मात्रा में आंधी तूफान चल सकती है। लगातार यदि स्पीड की बात की जाए तो 80 किलोमीटर प्रति स्पीड की रफ्तार से आंधी तूफान चल सकती है। इसलिए सभी को सतर्क रहने कहा गया है कि लोग अपने घर से जल्दी बाहर ना निकले। यदि काफी आवश्यक काम हो तभी लोग घर बाहर निकलें। और यदि पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ पर रहने वाले लोग काफी सतर्क रहें, क्योंकि पहाड़ पर लगातार वृक्षों के टूटने, पहाड़ के टूटने, पत्थर गिरने का भय लगातार बना रहता है। और यदि बात की जाए कि रफ्तार की, तो रफ्तार काफी तेज होगी। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी आंधी तूफान आने वाली है। इसी को देखते हुए लगातार लोगों को सचेत रहने कहा गया है। वहीं यदि बात की जाए चारधाम यात्रा की जो शुरुआत हो चुकी है, तो चारधाम यात्रा में हेमकुंड साहिब की यदि बात की जाए तो हेमकुंड साहिब में अभी 30 फीट तक लगा बर्फ जमा हो गया है। इस कारण से 2 से 3 दिनों के लिए हेमकुंड साहिब में यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है और लगभग 190 यात्री को वापस लौटा दिया गया है। जो ऊपर चढ़ाई पर कर रहे थे उन्हें वापस लौटा दिया गया है। तो इस तरीके से यदि इस बार बात की जाए कि मौसम चारधाम यात्रा के दौरान भी काफी खराब ही नजर आ रहा है। वहीं केदारनाथ धाम की भी बात की जाए कि केदारनाथ धाम में भी जो यात्रा चल रही थी उसको अभी रोक दिया जाए। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की पद्धति जो इस बार लागू की गई, कि पंजीकरण पद्धति को भी इस बार रोक दिया गया है अभी, यदि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण ना करवा सके, जिससे आने जाने वालों को वहां पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु इस बार केदारनाथ धाम में गए हुए हैं। इसी को देखते हुए वहां पर श्रद्धालुओं की काफी संख्या है। इस संख्या को कम करने के लिए और लगातार मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया जा रहा है, इस अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा और वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए वहां पर लोगों को आने से रोक लगा दिया गया है, ताकि कोई भी जितने पंजीकृत यात्री हैं अभी सिर्फ वही आ जा सकते हैं। बाकी अभी किसी को भी ऊपर चढ़ने का आदेश नहीं दिया जा रहा है। लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रही है और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है सभी लोगों को लगातार बताया जा रहा है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हेमकुंड और केदारनाथ का आपने बताया कि वहां पर पंजीकरण रोक दिए गए हैं, फिलहाल भी वहां पर कुछ श्रद्धालु जो हैं वहां पर मौजूद है और इसके अलावा कई व्यवसायी जो केदारनाथ या हेमकुंड के आसपास जो दुकानदार हैं वो भी वहां पर होंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि मौसम के चलते उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो? जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ की चढ़ाई काफी खड़ी चढ़ाई है और वो करीब 20 से 30 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो केदारनाथ के रास्ते में जाने में, क्योंकि रास्ता बहुत दुर्गम है और कई यात्री जा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। वहां पर कैंप भी लगा दिया गया है। स्वास्थ्य के विषय में भी यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी वहां पर डॉक्टरों को पहाड़ पर नियुक्त कर दिया गया है। डॉक्टर MBBS डॉक्टर भी रहेंगे, साथ ही साथ नर्सेस भी वहां पर रहेंगे। तो व्यवस्था में कोई कमी देखने को नजर नहीं आ रही है। लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी है ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि सिर्फ श्रद्धालुओं की ही बात नहीं की जाए। श्रद्धालुओं के साथ साथ जैसा आपने कहा कई बिजनेसमैन वहां पर, कई कारोबारी भी वहां पर है जो अपना कारोबार कर रहे हैं। 6 महीने के दरमियान में वो अपना कारोबार वहां करके अपनी दुकानें वहां पर खोलते हैं। इनके लिए भी लगातार इन्हें भी सचेत किया जा रहा है कि आप पहाड़ पर से किसी अच्छे जगह पर जाए, जहां पर समतल पहाड़ पर ही जहां पर समतल जगह है वहां पर जाएं, या कुछ किसी अच्छे टेंट में जाने की व्यवस्था की जाए, व्यवस्था करें अपनी, या नहीं तो आप नीचे जाकर के
मैदानी क्षेत्र में आप केदारनाथ गौरी कुंड तक आप जाकर के वहां पर आप रह सकते हैं। इसलिए लगातार सरकार सभी को, प्रशासन वहां पर सचेत कर रही है। लगातार वहां पर सभी को यह बात बताया जा रहा है कि लगातार आंधी तूफान काफी ज्यादा संख्या में और बर्फबारी भी हो रही है। बर्फबारी के कारण होता क्या है कि खड़ी चढ़ाई चढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घोड़ा खच्चर भी जो वहां पर चलते हैं वो भी, उन्हें भी फिसलने का डर होता है। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा अन्य सुविधाओं का तो ध्यान रखा ही जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को भी कहा जा रहा है या अपील की जा रही है लोगों से कि वो भी अपनी चढ़ाई को अभी रोके और अपने अपने होटल में ही वो रुक जाए। जी बिल्कुल। यशराज ये भी जानना चाहेंगे, मौसम विभाग ने क्या ये स्पष्ट किया है कि कब तक जो है वो मौसम की स्थिति खराब रहने वाली है और कब जो है मौसम खुलेगा, ताकि यात्री या श्रद्धालुओं की बात की जाए तो वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर सके? जी जागृति, मैं बताना चाह रहा हूँ 26 से लेकर 29 तारीख तक यह बात कही गई मौसम विभाग के द्वारा कि मौसम खराब रहने की अपेक्षा है। लेकिन यदि बात की जाए 26 और 27 में तो उन्होंने काफी ज्यादा सचेत रहने को कहा है। 28 और 29 में वैसी संभावना नहीं है, लेकिन 29 तक उन्होंने डेडलाइन जारी कर दिया कि 29 तारीख तक श्रद्धालुओं को अपने यात्रा पर और आम नागरिकों को, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं चाहे वो किसी पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें भी कहा गया है कि आप अपने घर से यदि काफी जरूरत हो तभी बाहर निकले, अन्यथा आप अपने घर में ही स्थिर रहें। क्योंकि मौसम की यदि बात की जा रही है तो उसमें हवाओं की भी रफ्तार काफी तेज रहेगी, 80 किलोमीटर की रफ्तार रहेगी। या मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में भी यदि हवाएं इस ढंग से चलती है, इतनी तेज रफ्तार से चलती है, तो वहां पर आवागमन में काफी असुविधा होती है, क्योंकि पहाड़ में सड़कें जो होती है वो काफी पतली सकरी होती है। तो इस प्रकार से 27, 28, 29 तक यह बात कही गई है। जी जागृति। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में जो अलर्ट किया है, जिसके बाद हेमकुंड और केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गंगोत्री धाम में देश विदेश से आए यात्रियों का तांता सुबह से ही लगा रहता है। सुबह से दोपहर तक गंगोत्री मुख्य गेट से बस अड्डे तक मार्ग की चौड़ाई कम होने की वजह से यात्रियों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है तब से 50 मीटर तक यात्रियों को मंदिर जाने में और मंदिर वालों को बस स्टैंड तक आने में बड़ी मुश्किल होती है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन 5 मंदिर समिति ने कोई व्यवस्था नहीं की है, ना तो उस स्थान पर कोई पुलिस तैनात है और ना ही सुरक्षा कर्मी। ऐसे में सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खड़े होने की, गिरने की कोई ये नहीं है। हर धक्के पे धक्के आ रहे, बीमार को कोई संभालने वाला नहीं है। तो वही लगातार हो रही बारिश के बाद हल्द्वानी की गौला नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन बह गए। जिसके बाद जमरानी से लेकर हल्द्वानी तक खनन कर रहे वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं इसी बीच स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया। वाहन बहने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने खनन कर रहे मजदूरों को नदी के तेज बहाव से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रामनगर में सरकार के सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से धार्मिक संरचनाओं के निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश के बाद रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में भी वन विभाग ने अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की है। तो वहीं वन विभाग ने कार्रवाई के विरोध में जहां आज मंदिर परिसर में स्थित 200 से अधिक प्रसाद विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को बंद कर सरकार के फैसले का विरोध किया है। मंदिर के पुजारी दिनेश चंद्र शास्त्री ने बताया कि गिरिजा देवी मंदिर काफी पुराना और प्राचीन है और इसका वर्णन ग्रंथों में भी किया गया है। उन्होंने सरकार और विभाग की कार्रवाई के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। दया किशन सुयाल, मैं वहाँ का एक स्थानीय दुकानदार हूँ। तो कल हमारे दुकानों में भी ये नोटिस चस्पा कर गए हैं, जिससे पूरी मार्केट में खलबली मची पड़ी है और करीब 200-250 दुकानदार उससे प्रभावित हो रहे हैं। सारे वहीं के लोग, क्षेत्र के लोग हैं और गरीब लोग हैं। सभी की रोजी रोटी उसी से। आज सभी लोगों ने हमने एक विरोध प्रदर्शन कर रखा है, दुकानें बंद की हैं, जबकि पब्लिक काफ़ी है। माहौल एक नोटिस चिपका गए हैं, उसमें यही लिखा गया है कि ये जो है अतिक्रमण है और अतिक्रमण की परिभाषा ही इन्होंने मतलब क्लियर नहीं कर रखी कि अतिक्रमण है क्या। मतलब खाली इतना ही लिखा है कि ये मात्र अतिक्रमण है ना। और जहाँ तक गिरजा माता का सवाल है, वो तो महाभारत कालीन टीला है
आज का है नहीं, और ना ही कहीं बुनियाद डाल करके कोई चीज़ अतिक्रमण की गई है। वो तो नेचुरल है। महाभारत के समय का स्कंद पुराण में उसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण के 51वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि कौशिकी प्रवस्था आई और सर्वप्रथम वहाँ पर कौशिक ऋषि ने गिरजा माता की उपासना आराधना की थी और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो कौशिक ऋषि के बाद से उत्तराखंड में जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुए, सभी ने गिरजा माता की जो है प्राचीन काल से ही जो है पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, है ना। तो वो तो सिद्धि पीठ है, इसमें तो किसी प्रकार की मतलब जो है वाद विवाद होना ही नहीं चाहिए। और वैसे ही जहाँ तक दुकानदारों का सवाल है, वन विभाग के कोई भी अधिकारी वहाँ पर गश्त करने नहीं आता है। इसका कारण क्या है कि जो बाहर से अन्य शहरों से दुकानदार लोगों ने वहाँ पर काफ़ी मतलब जो है अपनी अपनी दुकानें लगा रखी हैं वहाँ पर, उससे अव्यवस्था हो रही है। अगर वन विभाग अब समय समय से अपनी गश्त करता है और अपने क्षेत्र में निगरानी करता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। रामनगर में देर शाम रामनगर स्थित कोसी बैराज से एक युवक ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बैराज पर तैनात कर्मचारियों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल घटना की जानकारी संबंधित थाने को देने के साथ ही पुलिस परिजनों को उपलब्ध करा रही है। कल अनिल नामक व्यक्ति युवक जिसकी उम्र 30 साल है, जो कंबोला धमोला का रहने वाला है, कोसी बैराज में उसने कूदकर आत्महत्या कर ली है। इसके परिजनों को बता दिया है, परिजन आ गए हैं, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सत्यापन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस घर जाकर लोगों का सत्यापन चेक कर रही है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से बिना सत्यापन के रह रहे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो वही इस मामले में एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि जिले में अब तक 50 से अधिक चालान किए गए, जिनमें लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। इसमें देखा जाए तो कल से इसको लार्ज स्केल पे शुरू किया गया है। पहले सत्यापन का लगातार अभियान हम लोगों द्वारा चलाया गया था, अब इसको बृहद रूप दिया गया है। इसमें जितने गैर जनपद से बाहर के जितने कर्मचारी, जो भी आपका मजदूर, आपका रेडी टेडी वाले, टैक्सी, टेम्पो, इन सब का सत्यापन किया जा रहा है। और जिसका सत्यापन नहीं, किराएदार का सत्यापन अगर मकान मालिक द्वारा नहीं कराया गया है तो उसके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें कल मुखानी क्षेत्र पे ब्लड ड्राइव चलाई थी और आज इसको हल्द्वानी में चलाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जागरूकता के लिए एक फ्लैग मार्च भी कराया जा रहा है, जो इस समय जो है पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में किया जा रहा है। तो वहीं भारतीय रेलवे लगातार देश के कई हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने का काम कर रहा है। ऐसे में जहां उत्तराखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन मिल गई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उत्तराखंड के लोगों को समर्पित किया। पहाड़ में वंदे भारत की रफ्तार, उत्तराखंड की जनता को विकास की सौगात, पहाड़ को मिली रफ्तार की सौगात, पहाड़ को वंदे भारत वाली सौगात। 4.5 घंटे में देहरादून टू दिल्ली, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिल गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है।
वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार तक चलेगी, जो 5 स्टेशन पर रुकेगी, जिसमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ शामिल है। ये ट्रेन सिर्फ 4.5 घंटे में ही देहरादून से दिल्ली तक का सफर तय करेगी। ट्रेन की रवानगी के वक्त सीएम धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि माननीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि को एक अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत का बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। साथियों, इस पवित्र भूमि के लिए आप सोचिए, आज से 10 साल पहले जब रेलवे के विकास की बात आती थी केंद्र सरकार की तरफ से, आज से 10 साल पहले मिलता था मात्र 187 करोड़ रुपीस। इतना दुर्गम क्षेत्र, इतने सुंदर पहाड़, इसको डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। माननीय मोदी जी ने 2014 में आते ही, माननीय मोदी जी ने 2014 में देश की जिम्मेदारी संभालते ही तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड्स की व्यवस्था की, रेलवे की। 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, और इस साल कितना दिया है मोदी जी ने? 5000 करोड़, 5000 करोड़। साथियों, ये होता है काम करने का प्रधानमंत्री जी का जज्बा और उत्तराखंड के लिए कमिटमेंट। सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमारे प्रदेश को 100% विद्युतीकरण रेल लाइन की सौगात देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सब का सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में, 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब ये दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकेगा। देहरादून और दिल्ली के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से जोड़ेगी। इसमें 570 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। ये तो हम सभी जानते हैं। हर वंदे भारत पूरी तरह से एसी फैसिलिटी के साथ है। वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच, एसी एयर कार के 7 कोच, एग्जीक्यूटिव क्लास का 1 कोच, मॉडर्न तकनीक वाली कुर्सियां, 65 किलोमीटर प्रति घंटा औसत रफ्तार, सामान्य किराया 775 रुपए, भोजन के साथ 900 रुपए, एग्जीक्यूटिव क्लास 1540 रुपए। आखिरकार उत्तराखंड को वंदे भारत की रफ्तार मिल ही गई। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर दौड़ रहा है और जनता वंदे भारत की ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।